लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो डिस्कस किया था एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है उसका मतलब क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कब एनालिटिक बोला जाता है, वो चेक करने का कंडीशन क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो लास्ट क्लास में जो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो जस्ट ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज़ उसी को कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन इसका मतलब क्या होता है, तो ये 4 पॉइंट्स जो यहाँ पे स्लाइड में लिखे गए हैं कि हमने ऑलरेडी कल क्लास में डिस्कस किया था, एक रिवीजन ही है। The complex function f of z is said to be analytic at a point z naught, मतलब किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और उस पॉइंट के नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब वो उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, फंक्शन अगर सिर्फ उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उसको एनालिटिक नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फंक्शन अगर सिर्फ z नॉट पे डिफरेंशिएबल है, बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है, तब उसको एनालिटिक नहीं बोल सकते। इसी पॉइंट पे एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा और नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, a complex function f of z is said to be analytic in a region R if it is analytic at every point in that region। तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक रीजन के अंदर एनालिटिक है, इसका मतलब है उस रीजन के अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक, मतलब डिफरेंशिएबल तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो रीजन में एनालिटिक होने का मतलब उस रीजन के अंदर सारे पॉइंट पे एनालिटिक होगा, मतलब ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल भी होगा। थर्ड पॉइंट, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो इस फॉर्मेट का है, समेशन a के z टू द पावर k, where k is पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल पावर नहीं है, z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। कोई भी फंक्शन जिसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इट विल बी एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे जिसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स होंगे, दे विल बी एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। नेगेटिव इंटीजर होगा तो सारे पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पावर होगा तब नेगेटिव पावर होगा तब भी एनालिटिक नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पावर होगा तब भी एनालिटिक नहीं हो सकता। क्यों, हमने कल क्लास में डिस्कस किया था विद एग्जांपल। तो पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा एट एवरी पॉइंट। एंड फोर्थ वन, एनी फंक्शन f ऑफ z बार और z स्टार, z स्टार जो है वो एनालिटिक नहीं होता, इसलिए फंक्शन ऑफ z स्टार भी एनालिटिक नहीं होगा। इसका रीजन है डिफरेंशिएबल नहीं है। z स्टार जो है, z स्टार डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो फंक्शन ऑफ z स्टार डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और फंक्शन ऑफ z स्टार अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने कल क्लास में भी डिस्कस किए थे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आगे प्रोसीड करते हैं। अगर एग्जाम में आपको एक फंक्शन गिवन होता है और आपको पूछा जाए ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, या हमें चेक करना है। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है और फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, या आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन अगर z के टर्म्स में है, जो फंक्शन है वो अगर z के टर्म्स में गिवन है, तो z को तो हम x और y में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फंक्शन अगर z के टर्म्स में है तो हम एनालिटिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखा गया है, देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द फंक्शन f ऑफ z एंड g ऑफ z आर एनालिटिक इन ए रीजन R, f ऑफ z और g ऑफ z दो फंक्शंस हैं, एंड दिस फंक्शंस आर एनालिटिक इन ए रीजन R, एक रीजन के अंदर एनालिटिक है। रीजन के अंदर एनालिटिक होने का मतलब उस रीजन के अंदर सारे पॉइंट पे एनालिटिक है। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस इन दो फंक्शन का सम और डिफरेंस, या दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, ये भी उस रीजन के अंदर एनालिटिक होगा ही। ये सेम प्रॉपर्टी हमने डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था। f ऑफ z एनालिटिक है, g ऑफ z एनालिटिक है इन अ पर्टिकुलर रीजन R, तो इन दो फंक्शन का सम, इन दो फंक्शन का डिफरेंस और इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ये भी एनालिटिक होगा उसी रीजन के अंदर। जैसे एग्जांपल, सपोज आपके पास है e टू द पावर z cos ऑफ z स्क्वायर, इस टाइप के टर्म्स। ठीक है, e टू द पावर z cos ऑफ z स्क्वायर। अब बताइए, इसके अंदर आप देखेंगे z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, तो दीज आर एनालिटिक इन नेचर, एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। जैसा मैंने बताया था, एनालिटिक एट एवरी पॉइंट बोलने का मतलब हम फाइनाइट z की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालिटिक एट एवरी पॉइंट, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। ठीक है, नाउ अगर आप इसका सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी एनालिटिक ही होगा। e टू द पावर z cos z स्क्वायर, e टू द पावर z माइनस साइन z cos z स्क्वायर, डिफरेंस लीजिए, सम लीजिए, या इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, ये ऑलवेज एनालिटिक, मतलब ये एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। तो दो फंक्शन हमने चूज किया जो एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट, उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट तीनों ही एनालिटिक होंगे एट एवरी पॉइंट। ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में कुछ कंडीशंस होते हैं, वही हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑलवेज एनालिटिक होगा। दो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑलवेज एनालिटिक होगा। ठीक है, हेलो सर, हाँ बताइए।
सर लास्ट स्लाइड में फोर्थ पॉइंट सर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का बात किया है क्या? एफ जेड बार लिखा हुआ है उसमें, तो जेड बार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होता है। ओके एफ ऑफ जेड बार और जेड स्टार सेम ही है ना, जेड बार और जेड स्टार सेम है, तो फंक्शन के अंदर अगर जेड बार या जेड स्टार प्रेजेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्रेजेंट है, तो वो कभी भी एनालिटिक नहीं होगी, नॉट एनालिटिक, जेड बार या जेड स्टार। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसमें आपको बोल दिया गया एक फंक्शन है, सपोज वो गिवन है जेड क्यूब इनटू साइन हाइपरबोलिक जेड, तो बता सकता है एनालिटिक होगा या नहीं होगा? एनालिटिक है सर, एनालिटिक है, बिकॉज जेड क्यूब एनालिटिक है, दिस इज एनालिटिक। जो साइन हाइपरबोलिक जेड है वो भी एनालिटिक है, क्यों? इसके अंदर जेड के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी एनालिटिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो जेड क्यूब भी एनालिटिक है, साइन हाइपरबोलिक जेड भी एनालिटिक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी एनालिटिक होगा, बिकॉज इसके अंदर जेड के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, जब डिवीजन होगा तो क्या होता है ना, देखिए क्या लिखा गया है, f of z and g of z are analytic in a region R। दो फंक्शंस लिए गए जो रीजन R के अंदर एनालिटिक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ पे मैं रीजन R की बात कर रहा हूं, जो रीजन R है ना, तो ऐसा भी हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पर्टिकुलर रीजन हो, ठीक है, या इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये भी हो सकता है। जैसे पिछला जो एग्जांपल था, इसमें एवरी पॉइंट बोलने का मतलब क्या है? एवरी पॉइंट का मतलब है इंटायर प्लेन की बात कर रहे हैं, एनालिटिक एट एवरी पॉइंट का मतलब है हम इंटायर प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये जो रीजन R बोला गया है, ये इंटायर प्लेन भी हो सकता है, या इंटायर प्लेन के अंदर एक स्मॉल रीजन भी हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर रीजन भी हो सकता है। दोनों के लिए प्रॉपर्टीज वैलिड है। ये रीजन R जो है, ये इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हो सकता है, या इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक पार्ट भी हो सकता है, दोनों के लिए प्रॉपर्टीज ट्रू है। तो फंक्शन f ऑफ z g ऑफ z रीजन R के अंदर एनालिटिक है, तो इनका जो डिवीजन है f of z upon g of z, it will be analytic at all points in the region R except those points for which g of z is 0। तो f of z एनालिटिक है, g of z एनालिटिक है, तो इनका जो डिवीजन है f of z upon g of z, ये भी एनालिटिक होगा, बट एक्सेप्ट सम पॉइंट्स। तो दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक इन रीजन R एक्सेप्ट पॉइंट्स फॉर विच g of z 0 है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, एक्सेप्ट दोस पॉइंट्स फॉर विच g of z इक्वल टू 0। बिकॉज g of z अगर 0 बन जाए तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड है तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता, फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड है तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिकॉज नॉट डिफाइंड होने का मतलब है लिमिट कंटीन्यूअस नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। तो g of z अगर 0 बन जाता है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा एक्सेप्ट दोस पॉइंट जिसमें g of z 0 बन रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स पे होगा। जिन पॉइंट पे g of z 0 बनेगा उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो सकता। सम एग्जांपल्स ऑन दिस, बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है, बाद में हम देखेंगे। इसी तरीके से आप सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलर पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक फंक्शन गिवन है, उसके सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद जो भी पूछा गया है, तो सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफिकेशन में ये प्रॉपर्टी काफी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल, f of z इक्वल टू, पाई z लिखते हैं, पाई z इक्वल टू सपोज cot z गिवन। एक बार गेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, cot z था, उसके सिंगुलर पॉइंट के बारे में कुछ पूछा गया था। सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसी को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो ऊपर जो लिखा गया है, पॉइंट्स फॉर विच g of z इक्वल टू 0, g of z जब 0 होगा तब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट्स। तो जिन पॉइंट्स पे g of z 0 होगा वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। दीज आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। इसका सिंगुलर पॉइंट है इंटायर फंक्शन जो है f of z अपॉन g of z, जहां पे g of z 0 बनेगा वहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास फंक्शन है cot z, इसका सपोज चेक करना है कहां पे एनालिटिक नहीं है, तो देखिए cot z को आप लिख सकते हो cos z अपॉन sin z। अब मुझे बताइए, जो ऊपर लिखा गया था जो f(z) और gz है, यहाँ पे f of z क्या है? cos z, g of z क्या है? sin z। कंपेयर करके देखें तो इस फॉर्मेट में है, तो cos z भी एनालिटिक होता है, sin z भी एनालिटिक होता है। जो cos z है वो भी एनालिटिक होता है और sin z जो है वो भी एनालिटिक होता है। ये डिवीजन कब एनालिटिक नहीं होगा? जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा। तो देखिए g of z देखते हैं 0 कब बनता है। g of z मतलब sin z, तो sin z 0, तो z कितना होगा?
0 n पाई, n का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 तो ये आएगा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो इन पॉइंट्स पे g ऑफ z 0 बनेगा और g ऑफ z 0 बनने का मतलब जो फंक्शन है cot z वो एनालिटिक नहीं होगा। तो दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, जहां पे g ऑफ z 0 बनेगा और फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सिंगुलर पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। एट दिस पॉइंट फाई ऑफ z इज नॉट एनालिटिक। हम एंटायर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये f ऑफ फाई ऑफ z एनालिटिक नहीं है। f ऑफ z या g ऑफ z की बात नहीं कर रहे इंडिविजुअली, पूरे डिवीजन की f ऑफ z अपॉन g ऑफ z की बात कर रहे हैं। इन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ फाई z। क्लियर एग्जांपल एवरीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं और भी कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये तो हमने कॉट z ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया था, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहाँ पे जितने भी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा ये कहीं ना कहीं पे आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हेल्प करेगा। बाद में भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम डील करेंगे, ठीक है? तो वैसे ही एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 1, इसको बोलते हैं फाई z। ये भी आप देख सकते हैं f ऑफ z अपॉन g ऑफ z इस फॉर्मेट का है, डिवीजन के फॉर्मेट में, f ऑफ z अपॉन g ऑफ z। अगर आप f ऑफ z की बात करें तो एनालिटिक है। अगर आप f ऑफ z की बात करते हैं, f ऑफ z क्या है? z स्क्वायर तो एनालिटिक है, पॉजिटिव इंटीजर पावर। अगर आप g ऑफ z की बात करें, g ऑफ z क्या है? z टू द पावर 4 प्लस 1, ये भी एनालिटिक है, इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। लेकिन डिवीजन जो है वो कुछ पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। तो f z एनालिटिक है, g ऑफ z एनालिटिक है, बट इनका डिवीजन एनालिटिक नहीं होगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा। तो देखिए g ऑफ z इक्वल टू 0, तो g ऑफ z इक्वल टू 0 का मतलब है z टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें z का वैल्यू पता करना है, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए z टू द पावर 4 इक्वल टू -1। ना जब हमने आई थिंक सेकंड क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में हम लोगों ने ऑयलर्स फार्मूला पढ़ा था। वहां पे जो ऑयलर्स फार्मूले में कुछ रिजल्ट बताए गए थे वो मैंने बोला था सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 को आप एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट में लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई। -1 है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, +1 होता था तो हम क्या लिखते थे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे -1 है तो -1 को आप लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो z टू द पावर 4 इक्वल टू दिस। इसी टाइप का कैलकुलेशन हमने जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट किया था तब भी यूज किया था। तो z इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4। लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 था वो राइट हैंड साइड में 1/4 आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे g ऑफ z 0 बनेगा और g ऑफ z 0 बनने का मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनीवन इसमें n का वैल्यू क्या क्या लेंगे? 0 1 2 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पे z टू द पावर 4 है तो 4 रूट्स आएंगे, तो 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। नॉर्मली क्या लिया जाता है? 0 से स्टार्ट किया जाएगा, 0 1 2 3, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 0 1 2 3। ओके, तो n का वैल्यू अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, देखिए n इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। n इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4। n इक्वल टू 2 रिप्लेस करेंगे e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 4। n इक्वल टू 3 रिप्लेस करेंगे तो e टू द पावर आयोटा 7 पाई बाई 4। एंड दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। इन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में और भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे बाद में, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है? बट सिंगुलर पॉइंट जब कैलकुलेशन करना है, कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो तरीका यही होता है जब हम डिवीजन के फॉर्म में फंक्शन होता है। देयर आर 4 सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। इंपॉर्टेंट पार्ट ये कैलकुलेशन जो हमने अभी किया, z टू द पावर 4 प्लस 1 0, फिर -1 को एक्सपोनेंशियल में लिख के हमने ये सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट किए। इसके 4 सिंगुलर पॉइंट्स। अनदर एग्जांपल, पाई z इक्वल टू z अपॉन e टू द पावर z प्लस 1। ये भी आप देखिए डिवीजन के फॉर्मेट में ही है, f ऑफ z अपॉन g ऑफ z, सॉरी -1 करते हैं, e ऑफ e टू द पावर z -1। दिस कैलकुलेट इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या हैं? सिंगुलर पॉइंट्स मतलब कहां पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। z इक्वल टू 0 है, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, एक नहीं, बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे e टू द पावर z इक्वल टू 1 आएगा ना, और 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो? i 2n पाई। ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z।
अगर आपका जेड के बदले एक्स होता रियल नंबर तब तो एक्स इक्वल टू 0 ही लिखते, बट जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। चेक कीजिए, अगर आप दोनों तरफ पावर कंपेयर करते हैं तो ये आएगा जेड इज इक्वल टू आयोटा n पाई। These are the singular points of the function. Z equal to iota 2n pi. Z equal to iota 2n pi. These are the singular points. जब हमने एग्जांपल डिस्कस किए, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इस टाइप के क्वेश्चन काफी कॉमन है, कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिंगुलर पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन काफी कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी एग्जामिनेशन। एक तरीका, हाँ बताइए सर। यहाँ पर m क्या है? फर्स्ट इंटीजर की सर कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब देखिए समझेंगे कैसे। ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था, ऊपर वाले एग्जांपल में z का हाईएस्ट पावर कितना है? 4 सर। 4, तो कितने रूट्स आने चाहिए सर? 4 आने चाहिए, इसलिए हमने n का वैल्यू लिया 0 1 2 3। अब बताइए ये जो इक्वेशन है e टू द पावर z माइनस 1, इसमें z का हाईएस्ट पावर कितना है? इसमें z का हाईएस्ट पावर 1 क्यों है? e टू द पावर z का एक्सपेंशन कीजिए ना, इंफिनिटी सर। इंफिनिटी, बिल्कुल। e टू द पावर z का एक्सपेंशन करेंगे तो z z स्क्वायर z क्यूब z5 ऐसे z टू द पावर इंफिनिटी तक आएगा। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होने चाहिए? इनफाइनाइट। तो इस केस में n का वैल्यू क्या होगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू इंफिनिटी। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे। तो इक्वेशन में z का जो हाईएस्ट पावर है ना वो नोटिस कीजिए। z का जो हाईएस्ट पावर है उतने, जैसे यहाँ पे z टू द पावर 4 था तो 4 रूट्स, ये 4 वैल्यूज लिए थे। यहाँ पे z का हाईएस्ट पावर है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो n के पॉसिबल वैल्यूज दिया जाएंगे। क्लियर पॉइंट एवरीवन?
यस सर। ठीक है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें फंक्शन z के फॉर्मेट में था, और जो डिवीजन वाला पार्ट था, डिवीजन, सम, प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा बताया गया। ठीक है, फंक्शन z के टर्म्स में है, सम होगा तो क्या होगा, डिफरेंस होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा तो क्या होगा, वो हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन अगर xy के टर्म्स में, बिकॉज फंक्शन f किसका फंक्शन है, z किसका फंक्शन है, xy का या r थीटा का। तो फंक्शन अगर xy या r थीटा के फॉर्मेट में, तो हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो वी नो दैट z इज x प्लस आयोटा y, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो z इज e टू द पावर आयोटा। तो फंक्शन का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को बोलते हैं u और इमेजिनरी पार्ट को बोलते हैं v। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z जो इस फॉर्मेट में है u प्लस आयोटा v, u इज द रियल पार्ट, v इज द इमेजिनरी पार्ट, और पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखेंगे तो यही आएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में uv xy का फंक्शन होगा, और पोलर कोऑर्डिनेट में uv r थीटा का फंक्शन होगा। तो फंक्शन सपोज इस फॉर्मेट में गिवन है, दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक इन ए रीजन r। ये फंक्शन एक रीजन के अंदर एनालिटिक होगा अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, एक है नेसेसरी कंडीशन और दूसरा होता है सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, ये कब अप्लाई करते हैं, जब फंक्शन इस फॉर्मेट में होगा u प्लस आयोटा v, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, उससे हमें चेक करना है वो एनालिटिक है या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन जिसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, और इसको कॉची-रीमान इक्वेशन या सीआर इक्वेशन भी बोला जाता है। नेसेसरी कंडीशन और कॉची-रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशन क्या लिखा गया देखिए, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट द रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v satisfies the following relation at every point in this region। ये फंक्शन एनालिटिक होगा, इसका नेसेसरी कंडीशन है जो रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v है वो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है, del u del x इक्वल टू del v del y एंड del u del y इक्वल टू माइनस del v del x। रेनू झाकर प्लीज म्यूट करके रखिए माइक। तो रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसी को क्या बोला जाता है, कॉची-रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब uv अगर xy में है, अगर xy में ना होके पोलर कोऑर्डिनेट में होता है, xy में ना होके पोलर कोऑर्डिनेट में होता है तो क्या फॉर्मेट होगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है तो u और v इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इफ द फंक्शन इज गिवन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देन वी विल यूज दिस रिलेशन। फंक्शन अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है तो ये कंडीशन चेक करेंगे। इसको क्या बोला जाता है, कॉची-रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। दोनों चेक करना जरूरी है। पहला है del u del r इक्वल टू 1 by r del v del थीटा, और दूसरा इक्वेशन है del u del थीटा इक्वल टू माइनस r del v del r। अगर आपको लगे ये कंडीशन आता कैसे है, मैं डेरिवेशन में तो नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या है, फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या है, एनीवन? डिफरेंशिएबल है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कल क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था। कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब डेरिवेटिव को हम एक लिमिट के फॉर्म में लिख रहे थे, अगर आपको याद है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको हम एक लिमिट के फॉर्म में लिख रहे थे। तो फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और फंक्शन के डेरिवेटिव को कल हमने एक लिमिट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई करके ये कॉची-रीमान इक्वेशन जो है वो डिराइव किया जाता है। मैं ग्रुप में इसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ है वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये जो कॉची-रीमान इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट में ये फॉर्म है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये फॉर्म आता है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है, इसका मेन कांसेप्ट ये है कि फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होगा। लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट है, वो कंडीशन अप्लाई करके ये सीआर इक्वेशन डिराइव किया जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मेट आएगा, पोलर कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मेट आएगा। क्लियर? बट ध्यान रखिएगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। जो कॉची-रीमान इक्वेशन है वो नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो दूसरा कंडीशन है जिसको बोला जाता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, del u del x, del u del y, del v del x, del v del y, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है।
ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं ऑल शुड बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें del u del r del u del theta del v del r del v del theta are continuous functions of r and theta. This is the sufficient condition. जो डेरिवेटिव्स है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगा तो ये डेरिवेटिव ये x y के कंटीन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है तो ये del u del theta del u del r जो भी है पार्शियल डेरिवेटिव ये r और थीटा का कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो जैसे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं वैसे ही इनका कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, तो इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो u और v के टर्म्स में गिवन है, मतलब पीछे जा रहा हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो इस फॉर्मेट में गिवन है u प्लस आयोटा v, वो एनालिटिक है या नहीं है चेक करने के लिए दोनों कंडीशन चेक करने पड़ते हैं। पहले क्या चेक करना है? नेसेसरी कंडीशन, फिर क्या चेक करना है? सफिशिएंट कंडीशन। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, और जैसे बताया गया दिस इज सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। जब सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म अगर कहीं पे लिखा रहता है उसका मतलब ये है, एंड पिछले स्लाइड में जो लिखा गया दिस इज सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन। तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब एग्जाम में आप क्या करेंगे? एग्जाम में एक फंक्शन गिवन है और उसमें पता करना है वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ये पता करना है। देखिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एक फंक्शन गिवन होता है और पूछा जाता है कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है चेक कीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर होता है ना, उस केस में मेथड होता है पहले आपको नेसेसरी कंडीशन चेक करना है। ये मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं उनका स्टेप बता रहा हूं। एक फंक्शन गिवन है, पहले आप चेक कीजिए फंक्शन का रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिपीटिंग, फर्स्ट हमें चेक करना है गिवन फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ अगर फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर फंक्शन सीआर इक्वेशन को मतलब नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम क्या चेक करेंगे? वो सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एनालिटिक, सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉट एनालिटिक। तो पहले क्या चेक करते हैं? पहले नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं। नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब हम क्या चेक करेंगे? सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो एनालिटिक, सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट एनालिटिक। ये तरीका हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, बिकॉज़ एग्जाम में तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो वो डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेशन करते हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है एवरीवन? क्वेश्चंस बताए गए? यस सर। यस सर। पहले क्या चेक करना है? नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या बोलेंगे? नॉट एनालिटिक। नॉट एनालिटिक। और अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या करेंगे? सफिशिएंट कंडीशन चेक। सफिशिएंट कंडीशन चेक करें। वन एग्जांपल ऑफ दिस। Suppose function is sin z. What was e to the power z? Function is e to the power z. Now इसको अगर हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में लिखे, देखिए z के बदले हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। ये बन जाएगा e टू द पावर x इनटू e टू द पावर आयोटा y। तो इसको आप लिख सकते हैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में e टू द पावर x इनटू cos y प्लस आयोटा e टू द पावर x इनटू sin y। तो जो e टू द पावर z फंक्शन है इसका रियल पार्ट है u इज दिस e टू द पावर x इनटू cos y, ये भी xy का फंक्शन है, और इमेजिनरी पार्ट है e टू द पावर x sin y, दिस इज v, जो xy का फंक्शन है। नाउ मुझे विदाउट कैलकुलेशन में बता सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन बताइए e टू द पावर z एनालिटिक है या नहीं है सर एनालिटिक। क्यों? क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ z इंटीजर राइट, सीरीज एक्सपेंशन। बिल्कुल, e टू द पावर z के अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, e टू द पावर z के अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स है, तो ये एनालिटिक होगा। तो सिंस ये एनालिटिक है तो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं दूसरे तरीके से चेक कर रहे हैं। uv में गिवन है, सपोज हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो पहले नेसेसरी कंडीशन del u del x अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा e टू द पावर x cos y।
और डेल वी डेल वाई कैलकुलेट कीजिए, वो भी यही आ रहा है, डेल यू डेल एक्स और डेल वी डेल वाई इक्वल। यू और वी पता है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और सेकंड सीआर इक्वेशन क्या था, डेल यू डेल वाई कितना आएगा, डेल यू डेल वाई माइनस e टू द पावर x sin y, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल x। मतलब ये जो फंक्शन है e टू द पावर z, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सीआर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, satisfies necessary condition। ये कैलकुलेशन क्लियर है एवरीवन, ये पार्शियल डेरिवेटिव वाले? यस सर। तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये एनालिटिक हो सकता है, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब एनालिटिक हो सकता है। फिर हमें क्या चेक करना है, सफिशिएंट कंडीशन। अब मुझे बताइए, ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बेसिकली ये फंक्शंस हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, अपना भी कैलकुलेट किए, डेल वी डेल एक्स, डेल वी डेल वाई। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट किए हैं, इसके अंदर कैसे टब क्या फंक्शंस प्रेजेंट है, निमन क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? e raised to power x cos e टू द पावर x प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, cos y sin y, ये प्रेजेंट है ना। अब मुझे बताइए e टू द पावर x cos y sin y ये कंटीन्यूअस होते हैं नहीं होते हैं? यस सर। ये तो कंटीन्यूअस होते हैं, ये तुम्हें पता है, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल sin कोसाइन, दीस आर कंटीन्यूअस फंक्शंस। तो ये अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस। इसको क्या हमें एज सच कोई मैथमेटिकली चेक करने का जरूरत है, वो तो हम फंक्शन देख के ही बता सकते हैं। फंक्शन में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन कोसाइन फंक्शन, ये तो कंटीन्यूअस होते ही हैं। दीस आर कंटीन्यूअस फंक्शंस ऑफ x एंड y, मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सफिशिएंट कंडीशन यही था, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये x y के कंटीन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए, और हमने फंक्शन देख के बता दिया, e टू द पावर x sin y cos y जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शंस ही होते हैं। तो गिवन फंक्शन नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक है या नॉट एनालिटिक? एनालिटिक। दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन नेचर बिकॉज़ इट्स नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ना देखिए, एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा, नेसेसरी कंडीशन चेक करने के लिए तो हमने कुछ कैलकुलेशन की, डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई कैलकुलेट किया, फिर उन दोनों को इक्वेट किया। लेकिन ये जो सफिशिएंट कंडीशन वाला पार्ट है, इसमें क्या ऐसा हमने कोई मैथमेटिक्स सॉल्व किया है या फंक्शन देख के ही बता दिया ये कंटीन्यूअस है? फंक्शन देख के बता दिया। जो सफिशिएंट कंडीशन हमें चेक करना था, इसमें ऐसा हमने कोई मैथमेटिक्स परफॉर्म किया ही नहीं है, कोई मैथमेटिक्स कोई स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया ही नहीं है। हमने ये फंक्शन देख के ही बता दिया ये कंटीन्यूअस होंगे। तो क्या होता है एग्जामिनेशन में, जब आप ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे ना, वो पार्शियल डेरिवेटिव देख के ही आपको पता लग जाएगा वो कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा। वो पार्शियल डेरिवेटिव देख के ही आपको पता लग जाएगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफिशिएंट कंडीशंस जो है, इसको अलग से चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। अलग से चेक करने का मतलब मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता। जब आप ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, वो फंक्शन देख के ही आपको लग जाएगा वो कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है तो सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, डिसकंटीन्यूअस है तो सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सफिशिएंट कंडीशन चेक करने के लिए एक्स्ट्रा कोई मैथमेटिक्स करने का जरूरत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पड़ता है। तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में जस्ट हम नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए सिर्फ हम क्या चेक करेंगे, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट एनालिटिक। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट कंडीशन के लिए कोई मैथमेटिक्स करने का जरूरत है ही नहीं। ये पार्शियल डेरिवेटिव देख के ही आप बता सकते हैं वो कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए जस्ट हमें नेसेसरी कंडीशन मतलब सीआर इक्वेशन चेक करना है। सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एनालिटिक, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन के लिए अलग कोई मैथमेटिक्स करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट एवरीवन? यस यस सर। ठीक है सर। नाउ सर। हां बताइए सर, मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू 10x आ रहा हो और वो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो क्या सर वो सफिशिएंट को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, 10x तो डिसकंटीन्यूअस है। यस सर, तो बता सकते हैं ना। यस सर, तब तो वो एनालिटिक नहीं होगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में जैसे अगर आपको बोला जाए जो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसके लिए मैथमेटिक्स करते हैं ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। Yes, मैं ये चीज बोल रहा हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन में इनका कंटीन्यूटी चेक करने का जो मैथमेटिक्स है वो परफॉर्म करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आप देख के बता सकते हैं। जैसे आपने बोला सपोज 10x आ गया, अब 10x कंटीन्यूअस होता है डिसकंटीन्यूअस होता है? डिसकंटीन्यूअस। तो क्या हम चेक करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे? नहीं, चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट। तो वही मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में हमें नेसेसरी कंडीशन तक ही जरूरत पड़ता है मैथमेटिक्स करने की। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अभी हमने क्या देखा,
फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अब देखिए क्या बोला गया है, इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z satisfies कॉची रीमान इक्वेशन ओनली एट z इक्वल टू z नॉट। मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f of z जो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो है, मतलब नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो है, बट ओनली एट वन पॉइंट z इक्वल टू z नॉट। एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है बट सिर्फ एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है। इन दैट केस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z नॉट बट नॉट एनालिटिक। तो सपोज एक पॉइंट है z इक्वल टू z नॉट इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेन प्लेन। जो फंक्शन है वो z नॉट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। f of z satisfies CR इक्वेशन only at z equal to z नॉट। अब मुझे बताइए अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है बाकी पॉइंट्स पे नहीं करता तो ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल होगा? इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। बिकॉज़ जो CR इक्वेशन डिराइव किया जाता है वो डिफरेंशिएबिलिटी के कंडीशन से डिराइव किया जाता है। तो मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया। तो फंक्शन अगर z नॉट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z नॉट। तो ये z इक्वल टू z नॉट पे डिफरेंशिएबल है। ये क्या नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होगा? नेबरहुड में तो नहीं होगा बिकॉज़ CR इक्वेशन को सिर्फ वो एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है बाकी पॉइंट्स पे नहीं। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन z नॉट पे डिफरेंशिएबल तो है बट फंक्शन नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो विल नॉट बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट। एनालिटिक होने का मतलब क्या बताया गया था? वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और एट नेबरहुड पॉइंट्स। नेबरहुड पॉइंट पे एनालिटिक डिफरेंशिएबल। किसी पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब है वो उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा, उसके नेबरहुड में भी होगा। यहाँ पे आप चेक करो z नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है लेकिन उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या एनालिटिक होगा? वो सर होगा सर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो किसी एक पॉइंट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अगर एक पॉइंट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट नॉट एनालिटिक। बस एनालिटिक होने के लिए नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। एक पॉइंट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो होगा बट एनालिटिक नहीं होगा। बस एनालिटिक होने के लिए नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए बट ये फंक्शन नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब बेसिकली फंक्शन जो है वो z नॉट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एक पॉइंट पे, बाकी पॉइंट्स पे नहीं करता। तो फंक्शन सेटिस्फाइज CR इक्वेशन ओनली एट z नॉट, नॉट इन द नेबरहुड। जो नेबरहुड है उसमें सेटिस्फाई नहीं करता CR इक्वेशन, does not satisfy CR इक्वेशन। इस पॉइंट में किसी को डाउट है? एनीवन? सर हाँ बताइए। सर फिर तो ये z नॉट पे भी एनालिटिक नहीं होगी ना सर? तो मैंने तो ये चाहिए डिफरेंस z नॉट एनालिटिक तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर सर डिफरेंशिएबल होगा। हाँ बताइए। CR इक्वेशंस वहां पर ये सेटिस्फाई करती है सर फंक्शन। CR अब मुझे एक चीज बताओ, मैं जो पीछे नेसेसरी कंडीशन बताया ये CR इक्वेशन एवरी पॉइंट के लिए बताया गया या एक पॉइंट के लिए बताया गया? सब पूरे रीजन के लिए। पूरे रीजन के लिए ना। एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करने का मतलब थोड़ा एनालिटिक होगा। नेसेसरी कंडीशन है CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एट एवरी पॉइंट इन द रीजन। रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक पॉइंट पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, ओके सर। एक पॉइंट पे अगर सेटिस्फाई करता है तो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे बट एनालिटिक नहीं। एनालिटिक होने के लिए नेबरहुड में भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा जैसा कौन सा फंक्शन है जो एक पॉइंट पे ऐसा है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। वन एग्जांपल ऑन दिस कांसेप्ट। was mod z square। ये सिंपल अगर mod z भी होता, mod z square। अब चेक करते हैं CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। mod z square इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये होता है ना z और x प्लस आउट y। तो हमने पहले भी पढ़ा था मॉडुलस का फार्मूला। स्क्वायर है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये इसका बताइए इसका रियल पार्ट क्या है? स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो। जीरो।
ये रियल फंक्शन है, इमेजिनरी पार्ट तो 0 होगा। अब बताइए अगर आप चेक करो ये CR इक्वेशन मतलब नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। del u del x आएगा 2x, del v del y, v 0 है तो डेरिवेटिव भी 0 ही होगा। del u del y 2y एंड del v del x माइनस del v del x, CR इक्वेशन में माइनस del v del x आता है, ये भी 0। तो आप मुझे बताइए ये CR इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। नो सर। del u del x और del v del y इक्वल आना चाहिए। del u del x 2x आया है, del v del y 0 आया है। del u del y 2y माइनस del v del x 0। तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्वल एक पॉइंट पे बनेगा x equal to 0, y equal to 0. यस सर। at origin. It will satisfy CR equation only at the origin. Satisfy CR equation only at z equal to 0. z equal to 0 का मतलब x और y 0, x equal to 0, y equal to 0। x और y अगर दोनों 0 बन जाता है तो इक्वल तो बनेगा। अगर x 0 बन गया तो ये भी 0 बन जाएगा, 0 और 0 तो इक्वल ही है। y 0 बन गया तो ये भी 0 बन जाएगा। तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई तो करेगा, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट? z equal to 0। तो बताइए बाकी किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, एनालिटिक नहीं है। 0 पे सर। राइट, बट एनालिटिक नहीं है। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at z equal to 0 but not analytic at z equal to 0, because एनालिटिक होने के लिए नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। mod z स्क्वायर ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है पर सिर्फ एक पॉइंट पे, z equal to 0। तो उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सॉरी, डिफरेंशिएबल होगा, एनालिटिक नहीं होगा। इस स्टेप में कोई डाउट है एनीवन? सर इसमें इमेजिनरी पार्ट क्यों नहीं आया? ये तो रियली होता है ना। mod z का फार्मूला क्या होता है? mod z तो √x² + y² है ना, तो फंक्शन का प्रॉपर्टी है। mod z का फार्मूला होता है √x² + y²। मॉडुलस आपका रियल फंक्शन है, इमेजिनरी फंक्शन है? रियल फंक्शन ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं वो तो रियल ही आता है। तो मॉडुलस रियल फंक्शन है तो मॉडुलस का स्क्वायर भी क्या आएगा? रियल फंक्शन। और रियल फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0। सर ओके सर। बताइए एक बैक स्लाइड दिखाना। क्या क्वेश्चन है? सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता mod स्क्वायर, तो mod स्क्वायर को mod z स्क्वायर को हम जानते हैं z इनटू z स्टार। तो z स्टार तो सर डिफरेंशिएबल नहीं है ना सर, तो इसको हम डायरेक्टली नॉन एनालिटिक लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारी चीजें रिलेटेड ही हैं, जस्ट डिफरेंट तरीके से समझ रहे हैं। थैंक यू सर। ऐसा और कोई एग्जांपल बता सकते हैं जैसे मैंने mod z स्क्वायर का बताया? सम मोर एग्जांपल्स इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चेक करके देखिए। रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसमें भी सेम ये ट्रू होगा। दीज आर डिफरेंशिएबल ओनली एट z equal to 0। इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में लिखिए एंड डू द कैलकुलेशन जैसे mod z स्क्वायर के लिए किया गया। ये एक पॉइंट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा z equal to 0 पे, बाकी पॉइंट्स पे नहीं। तो ये z equal to 0 पे डिफरेंशिएबल तो होगा बट एनालिटिक नहीं। सेम कैलकुलेशन आप इन फंक्शंस के लिए भी कर सकते हैं। सर हमारे पास दोनों चॉइसेस है ना कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी रखें या XY में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल नॉट एनालिटिक। दोनों से सेम ही मतलब आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट सेम ही होगा। अब z में रख के करो या xy में चेंज करके करो। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड करता है कौन सा कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना? बात क्लियर है एवरीवन ये? यस सर। जी सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट इस पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। So first type of question is this. ये काफी कॉमन क्वेश्चन इस पार्ट से जो कॉची-रीमान इक्वेशन या CR इक्वेशन में डिस्कस किया। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है u is this one 3x³ - 9x² xy² + 4xy. It is the real part of a complex analytic function fz. तो fz एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है, इसका रियल पार्ट गिवन है। अब पूछा गया है फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। इसका ऑपोजिट भी पूछ सकते थे, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट कैलकुलेट कीजिए। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। जब आपको एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन होगा, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करो, या इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा, रियल पार्ट कैलकुलेट करो। तो अब देखिए 1 सेकंड। जो हमारे पास फंक्शन है f of z, उसको हम लिखते हैं u + iota v, यहाँ पे xy के टर्म्स में है।
u प्लस आयोटा। अब ये क्या बोला गया है, ये एनालिटिक नेचर का है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो ये फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेट del u del x, u गिवन है तो del u del x कैलकुलेट करते हैं। del u del x आ जाएगा 9x² माइनस 9y² प्लस 4y, ठीक है। और CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग del u del x इक्वल टू क्या होना चाहिए, del v del y। तो del u del x के बदले del v del y रिप्लेस कर दिया। del v del y is 9x² माइनस 9y² प्लस 4y। यहां से आप v कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए v क्या आएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव था, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव था। तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x को कैसे ट्रीट करना होगा, बिकॉज यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था। तो टेकिंग yx एज ए कांस्टेंट, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। उस y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो x वाले टर्म्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो कितना आ रहा है बताइए, सिंपल कैलकुलेशन है। v which is a function of x and y, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, ये आएगा 9x² y minus 3y cube minus 3y plus 2y²। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने x को कांस्टेंट ट्रीट किया है, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो x का फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। यहाँ पे हमने x को क्या ट्रीट किया है, कांस्टेंट। जैसा हो सकता है जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो उसके अंदर भी x प्रेजेंट हो, बिकॉज़ x को हमने कांस्टेंट बना है, इस कांस्टेंट के अंदर x भी रह सकता है। तो v इज दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, बिकॉज़ हमें फाई पता नहीं है ना, फाई का मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes sir. ठीक है, ये क्वांटिटी बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, फाई ऑफ x। सिंस यहाँ पे x को कांस्टेंट ट्रीट किया गया था, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर x भी प्रेजेंट हो सकता है। सर वहां पे 3y क्यूब होगा ना, नहीं होगा सर, क्यूब रहेगा, ये सब क्यूब 3y। अब बताइए फाई कहां से पता करेंगे, फाई ऑफ x जो x का फंक्शन है, दूसरी कंडीशन से। ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा CR इक्वेशन है, उससे पता करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में u गिवन था, हमने v कैलकुलेट किया। तो u गिवन था, मैं लिख लेता हूं, इसको यूज करना पड़ेगा। u था 3x³ माइनस 9xy² प्लस 4xy, ये था ना, प्लस 4xy। और जो हमने v कैलकुलेट किया वो है 9x² माइनस 3y³ प्लस 2y² प्लस सम फंक्शन ऑफ x। u गिवन था, v हमने फर्स्ट CR इक्वेशन से पता किया। नाउ अगर आप सेकंड CR इक्वेशन अप्लाई करते हैं, del u del y इक्वल टू माइनस del v del x, सेकंड कंडीशन अब अप्लाई करें। u और v जो ऊपर है, तो del u del y कितना आएगा देखिए, माइनस 18xy प्लस 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस del v del x, माइनस del v del x आएगा 18 माइनस 18xy, सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0 प्लस d5 dx। ऊपर जो u और v लिखा गया है उसको यहाँ पे यूज किया, ये u था, दिस इज u। तो del u del y कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये v है तो माइनस del v del x कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए d5 dx इसलिए लिखा गया है, ये फाई सिर्फ x का फंक्शन है ना, फाई जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इसके अंदर y का डिपेंडेंसी तो नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। पार्शियल डेरिवेटिव कब लिखते हैं, जब मोर देन वन वेरिएबल है तब हम पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। यहाँ पे फाई जो है वो तो सिर्फ x का ही फंक्शन है, y तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिखा गया है इंस्टेड ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। इस फाई सिर्फ x का ही फंक्शन है, तो यहाँ से आप फाई काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए माइनस 18xy माइनस 18xy कैंसिल कर जाएगा, तो क्या गया, d5 dx इज इक्वल टू माइनस 4x। तो सिंपल इंटीग्रेशन फाई ऑफ x इक्वल टू होगा माइनस 2x²। इसमें जो कांस्टेंट आएगा वो किसी का फंक्शन होगा या सम नंबर होगा, सम नंबर। बस यहाँ पे तो सिर्फ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, तो माइनस 2x² प्लस c, c सम न्यूमेरिकल कांस्टेंट, सम नंबर।
इस तरीके से सेकंड सीआर इक्वेशन यूज करके हम फाई ऑफ एक्स पता लगा सकते हैं। यहां से हमें जो इमेजिनरी पार्ट v है उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो पता चल जाएगा। v इज इक्वल टू 9x² y माइनस 3y क्यूब प्लस 2y² yx माइनस 2x² प्लस दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसका रियल पार्ट क्वेश्चन में गिवन था। रियल पार्ट गिवन था, हमने इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट किया यूजिंग सीआर इक्वेशन। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट गिवन हो और रियल पार्ट कैलकुलेट करने को बोला जाए, तब भी हम सीआर इक्वेशन का ही हेल्प लेंगे। बिकॉज़ फंक्शन एनालिटिक है तो रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v सीआर इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। 4x कहां से आया? ये तो 4x यहां पर था, इसका डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रेशन फिर से अच्छा ठीक है। वैल्यू डेल y में आएगा ना 4x। एनी अदर डाउट्स? सर हम लोग सर फॉलो किए, हां बताइए। सर ये लास्ट वाला जो c कांस्टेंट है उसको और निकालने का जरूरत नहीं और ऐसे रख देंगे सर। इसको c रख देंगे। c निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होनी चाहिए। क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो इसी फॉर्मेट में आंसर लिखिए। सर हम लोग मिलने थॉमसन मेथड से भी कर सकते हैं ना? मिलने थॉमसन मेथड जो है उसमें हम फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो अलग चीज है। मिलने थॉमसन मेथड हम यूज करते हैं, उसमें भी हम मिलने थॉमसन मेथड में इसी चीज का यूज होता है जो सीआर इक्वेशन है। मिलने थॉमसन मेथड होता है अगर आपको रियल पार्ट गिवन है और फंक्शन पता करना है। सर ये जो सेकंड वाला मेथड है मतलब u/dy = -dv/dx जो है इससे हम लोग पहले करके नेक्स्ट वाला दूसरा बार करने तो ऐसे निकल सकता है ना? हाँ बिल्कुल सेम आंसर है, सेम आंसर है। यहाँ पे मैंने उनका क्वेश्चन ये है, हमने पहले क्या किया है, पहले फर्स्ट सीआर इक्वेशन यूज किया और फिर सेकंड सीआर इक्वेशन यूज किया। अब अपोजिट भी कर सकते थे, पहले सेकंड सीआर इक्वेशन फिर फर्स्ट सीआर इक्वेशन, आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस। एनी अदर डाउट्स? सर प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है। हेलो इस क्वेश्चन में है तो बता दीजिए। सर वो जो Previous आपने question? लास्ट एग्जांपल कराया ना रियल z वाला, उसमें सर अगर हम रियल z को सॉल्व करते हैं तो वो x आता है, बिल्कुल मतलब उसका जो रियल पार्ट आता है u x आएगा और v 0 आएगा। जब हम इसमें सीआर इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो del u/del x 1 आ रहा है और del v/del y 0 आ रहा है, तो इसमें सर 0 पे कैसे डिफरेंशिएबल हो रहा है फंक्शन? अगर आपका z = 0 है, z = अगर 0 है तो फंक्शन ही आपका क्या बन जाएगा? u ही 0 नहीं बन जाएगा। u क्या आया? x आया ना आपका, u जो है वो x आया है। अगर आप z = 0 की बात करो तो z = 0 पे फंक्शन ही क्या बन जाएगा? ओके तो डेरिवेटिव भी कितना बनेगा? 0 सर। ओके सर ठीक है ना। अब बताइए मुझे, यहाँ पे हमने फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था एनालिटिक, हमने सीआर इक्वेशन यूज करके u से v पता किया। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो इसके अंदर z का पॉजिटिव पावर आना चाहिए या नेगेटिव पावर आना चाहिए? पॉजिटिव पावर पॉजिटिव इंटीजर पावर। अगर ये एनालिटिक है तो इसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर आना चाहिए, ये आएगा भी। देखिए हमने जो u और v, u क्वेश्चन में गिवन था और v हमने कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शन को लिखते हैं f of z is u plus iota v होता है। u और v को अगर आप रिप्लेस करें, u क्या था? x³ minus 3xy² 3x³ minus 9xy² plus 4xy, ये u क्वेश्चन में गिवन था। और हमने जो v कैलकुलेट किया तो प्लस आयोटा v था 9x² माइनस 3y³ प्लस 2y² माइनस 2x² प्लस c। ठीक है, सिंस ये फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ही आने चाहिए। ठीक है, इसमें भी सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ही आएंगे। कैसे पता करेंगे? इसमें जो टर्म सेम डिग्री के हैं उनको अलग अलग एक साथ लिखिए, जो सेम डिग्री के हैं। अब बताइए सेम डिग्री, इसका डिग्री कितना है? फर्स्ट टर्म का 3, सेकंड का 3 और फिर इसका है डिग्री 9x² y। इन चारों टर्म का डिग्री 3 है, तो सेम डिग्री वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। 4xy का डिग्री कितना है? 2 2y² 2x², इनका डिग्री भी 2। तो कुछ टर्म्स है जिनका डिग्री 3 है, कुछ टर्म्स है जिनका डिग्री 2 है, उनको डिग्री 3 वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और डिग्री 2 वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो डिग्री 3 वाला जो टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे 3x³ माइनस 9xy² प्लस 9x² y माइनस 3y³ प्लस जो डिग्री 2 वाले टर्म्स है प्लीज म्यूट रखिए, प्लस आयोटा 2y² माइनस आयोटा सर 9x² आयोटा नहीं आएगा और माइनस 3y³ के साथ माइनस ओके सर 3 आयोटा y। बिल्कुल सर।
और सी जो है आयोटा सी, उसको अलग रखते हैं, आयोटा सी। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए जो डिग्री 3 वाला पार्ट है, फर्स्ट टर्म जो है बेसिकली, उसमें अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई क्यूब। एनीवन, ये किस चीज का एक्सप्रेशन है? पहले डिस्कस किया हमने। जेड क्यूब इट इज बेसिकली x प्लस आयोटा होल क्यूब, मतलब जेड क्यूब। जेड क्यूब। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट से अगर आपने -2 आयोटा कॉमन लिया, -2 आयोटा, तो देखिए आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा सी, जैसा है वैसे ही रख देते हैं, वो तो कांस्टेंट है। तो सेकंड पार्ट से जब आपने -2 आयोटा कॉमन लिया तो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड स्क्वायर को। तो देखिए f ऑफ z का एक्सप्रेशन क्या आ गया? f ऑफ z इज इक्वल टू 3 जेड क्यूब माइनस 2 आयोटा z स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट t। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ z, जिसका रियल पार्ट क्वेश्चन में गिवन था और इमेजिनरी पार्ट हमने कैलकुलेट किया। इसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स है या नेगेटिव इंटीजर पावर्स? पॉजिटिव पावर। और पॉजिटिव इंटीजर पावर क्यों होना चाहिए? फंक्शन का नेचर क्या था? एनालिटिक। तो इट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z। और पॉजिटिव इंटीजर पावर है, इसीलिए ये फंक्शन एनालिटिक भी है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। ये प्रॉपर्टी तो हमने कल ही क्लास में पढ़ा था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन में वैसे मिलेंगे ना, जो फंक्शन एनालिटिक है, रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कीजिए, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट कैलकुलेट कीजिए। अगर ये लिखा गया है कि फंक्शन एनालिटिक है, तो उसको आप ऑलवेज z के पॉजिटिव इंटीजर पावर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक इन नेचर, उसको आप ऐसे पॉजिटिव इंटीजर पावर में ऑलवेज एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऑल्दो हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो हमने पहले सॉल्व कर लिया, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस जो फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ही प्रेजेंट होंगे, वो समझने के लिए हमने ये कैलकुलेशन किया। इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये जस्ट 2015 का क्वेश्चन है, जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी टाइप का है। आई थिंक रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। एग्जाम में ना 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ती। बुक का पेज नंबर कौन सा सर? क्वेश्चन बुक से है ना सर? हाँ, प्रीवियस ईयर बुकलेट का है। तो क्वेश्चन में देखिए एनालिटिक फंक्शन गिवन है, तो एनालिटिक फंक्शन q प्लस आयोटा v, और रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट गिवन है, और कैलकुलेट क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया, पर जैसा मैंने बताया इसमें 4 ऑप्शन गिवन है ना, तो इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। सिंस एनालिटिक फंक्शन है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं जस्ट फर्स्ट CR इक्वेशन यूज कर रहा हूं। देखिए del u del x या del u del x, ये बेसिकली u है, u को ही क्वेश्चन में फाई बोला गया है। तो u v a b c d कुछ भी बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन फ्रेम करा है उसकी मर्जी है। तो del u del x अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा? देखिए 2x प्लस 4, और CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग del u del x इक्वल टू क्या होना चाहिए? del v del y। तो del v del y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2x प्लस 4। जस्ट चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन पे v गिवन है, v को सही बोला गया है, इमेजिनरी पार्ट। कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन सी। ए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को जस्ट ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो यहीं से पता चल जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बिकॉज़ हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट है। क्वेश्चन में u गिवन था, हमने del u del x कैलकुलेट किया, del u del x आ गया 2x प्लस 4। सिंस एनालिटिक फंक्शन है तो del u del x और del v del y इक्वल आना चाहिए, तो del v del y भी क्या आना चाहिए? 2x प्लस 4। तब जस्ट चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में v गिवन है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये सब टाइम बचा सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तभी सी ऑप्शन ही आएगा, ये सब टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट विल टेक अ ब्रेक। ये TFR 2013 का क्वेश्चन है। एक फंक्शन है, एनालिटिक गिवन है, तो स्मॉल a का वैल्यू कितना है? अगर फंक्शन एनालिटिक है तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? CR इक्वेशन को।
इस फंक्शन का रियल पार्ट क्या है देखिए, वो तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट और बाकी जो है वो रियल पार्ट, रियल पार्ट है दिस वन। और इमेजिनरी पार्ट v ये है, आयोटा के साथ जो है 2y इंटू 1 माइनस x माइनस ax। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द कॉम्प्लेक्स z प्लेन। ठीक है, सिंस कॉम्प्लेक्स z प्लेन में आएगा सर, गलत लिखा मैंने, ओके राइट, -1 तो सिंस ये फंक्शन एनालिटिक है तो u और v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बस एक CR इक्वेशन यूज कीजिए, उसी से आंसर पता चल जाएगा, दोनों को यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये फायदा होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा नहीं है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कैलकुलेट करना है तभी आंसर पता चलेगा। तो डेल यू डेल एक्स अगर आप कैलकुलेट करें क्या आ रहा है देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, ये पार्ट दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है 1 इंटू सेकेंड पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट 1 प्लस एक्स प्लस वाई और सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव 1 प्लस 2ax, ये डेल यू डेल एक्स है, इक्वल टू डेल वी डेल वाई, तो आसान है, ऑप्शन ई -1 राइट, -1 आंसर है, स्मॉल a का वैल्यू -1 आएगा। या क्या ना, इसको जस्ट आपको सिंपलीफाई करना है। ये बेसिकली आप देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड में -y प्लस y ये कैंसिल करेगा और ये पार्ट आएगा 2x प्लस 2ax इक्वल टू 2 माइनस 2x, ठीक है, 2x माइनस 2ax। आई थिंक इस राइट हैंड साइड में मैंने 2 मिस किया, प्लस 1 दिया ना, तो यहाँ से काफी आसान कैलकुलेशन है, 2 तो कैंसिल कर गया, यहाँ से आप a का वैल्यू पता लगा सकते हैं, ये बेसिकली आएगा 4ax इक्वल टू -4x। तो दोनों तरफ अगर आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं तो आपको a का वैल्यू पता चल जाएगा -1, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2 CR इक्वेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, एक CR इक्वेशन से काम चल गया। ऑप्शन ए करेक्ट। एनी डाउट इन दिस? नो सर। Well, let's take a break. After that, we'll continue. सर इसकी पहले स्लाइड दिखा दीजिएगा। कौन सा स्लाइड? यस सर, ओके ठीक है। हेलो सर। बताइए सर, जो एक आपने क्वेश्चन करवाया था सेकंड स्लाइड में, z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर z की पावर 4 + 1 वाला, सर उसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 ली थी, 4 वैल्यू 4 उसका रूट आएंगे, तो वो सर पॉजिटिव ही क्यों लिए सर? कोई जरूर नहीं, नेगेटिव ले लो, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपकी मर्जी है, 4 कंसेक्यूटिव लेना है, पॉजिटिव ले सकते हो नेगेटिव ले सकते हो, पॉइंट सेम ही आएंगे। ओके सर, सर इधर सर z⁵3/2 और z⁵5/2 ये सर डिफरेंशिएबिलिटी क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका सर जो थर्ड ऑर्डर और सर मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ये सर डिस्कंटीन्यूअस होता है z = 0 में, इसलिए। बिल्कुल ओके सर, तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।